Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to do exercise of this chapter. Chapter is Constitution, Class 8, subject Political Science. Topic is, so dear students, open your book. This book, Social and Political Life, page number 16. Let's do the exercise of this chapter. Chapter is Constitution. So dear students, open your books and look at question number 1. Why does a democratic country need a constitution? Why does a democratic country need a constitution? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है, मैंने आपको समझाया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सीक्स क्वेश्चन आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है, दैट इज़ हियर। इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि ये पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ाया है कि आइडियल्स का मीनिंग होता है परफेक्ट गोल होना। आइडियल्स का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है परफेक्ट गोल होना, और फॉर्म का हो और परफेक्ट गोल्स फॉर्म में होना। आइडियल्स का मतलब परफेक्ट गोल्स फॉर्म में होना, और लेआउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का नक्शा बनाना, किसी चीज़ का नक्शा बनाना। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सर्टेन गोल्स का लेआउट तैयार करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सर्टेन मीन्स गोल्स का लेआउट तैयार करता है। इसके बाद कंट्री का फाउंडेशन तैयार होता है। इस कंट्री में तैयार होता है जिसमें हम एज ए सिटीजन्स रहना चाहते हैं। मीन्स जो सोसाइटी का नेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। समझ आए डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सर्टेन गोल्स तैयार करता है। इसके बाद कंट्री का फाउंडेशन तैयार होता है। तो वी एज ए सिटीज़न एस्पायर टू लिव इन, तो हम एज ए सिटीज़न इसमें फिर रहना चाहते हैं। जो सोसाइटी का नेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। इट टेल्स अस अबाउट द सेकंड पार्ट है इसका, इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी टू इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन। तो डियर ये भी हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डेमोक्रेसी में, कि एक डोमिनेंट ग्रुप मीन्स एक पावरफुल ग्रुप जो है वो एक पावरफुल जो है, जो मेजॉरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप वालों को डोमिनेंट ना करे, हैरास ना करें। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट और कलर और एनीथिंग एल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि राइट टू इक्वलिटी है टू ऑल सिटीजन, हर एक सिटीजन इक्वल है बिफोर लॉ, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी, कोई सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, हर एक सिटीजन इक्वल है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे उसका कलर गोरा है, काला है, हर एक सिटीजन जो है वो इक्वल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। लुक एट द वर्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड कॉलम इज फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। फर्स्ट कॉलम जो है 1990, हमने पढ़ा है कि नेपाल में जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ये है, तो 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ये फेडरल एग्जीक्यूटिव है। ये बोल रहा है कि इसमें डिफरेंस ऑफ बोले एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मिनिस्ट्री एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इधर है, हम पढ़ेंगे। तो द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेज executive power in the given 2 constitution of Nepal is that in the 1990 constitution, इस इधर 1990 constitution में क्या था नेपाल में, this power was vested in the king and his council of ministers। 1990 में नेपाल में जो वहाँ का पावर था वो किसके पास था, वो किंग का पावर, वहाँ पे किंग रूल था।
And this power rests in the king and his council of ministers, while in the 2015 constitution, जब 2015 constitution बना, नेपाल में executive power changed hands to being vested only in the council of ministers, फिर only council of ministers के पास, therefore making Nepal a democracy from being a monarchy. पहले monarchy थी नेपाल में, फिर 2015 में democracy वहाँ पे हुई. तो dear students, question number 3 is so what would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives? तो क्या होगा अगर जो elected representatives हम चुनते हैं, जो चुने जाते हैं, अगर उन पर restrictions नहीं होंगी तो क्या होगा? What is the difference in who exercises executive power in the above? अच्छा ये इसका क्वेश्चन. What would happen if there would be no restrictions on the power of elected representative? जो हम elected representative करते हैं, अगर उन पर restrictions नहीं होंगी तो क्या होगा? तो dear students, look at here. If there are no restrictions on the power of the elected representatives, the leader might misuse the power given to them. तो dear students, ये बोल रहे हैं कि अगर जो हम elected representatives elect करते हैं, अगर उनके पास restrictions नहीं होंगे उनके पावर का, तो वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं. वो किसी डोमिनेंट ग्रुप है, किसी माइनॉरिटी ग्रुप है, अपना पावर मिसयूज़, इसलिए जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. Then question number 4 is here. In each of the following situation, identify the minority right. One reason why you think this is it is important to respect the views of the minority in each of these situations. In a school with 30 teachers, 20 of them are male. So in each of the following situations, identify the minority right. One reason why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations. In a school with 30 teachers, 20 of them are male. एक स्कूल में 30 टीचर्स है, 20 उसमें मेल हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, female teachers are in the minority, it is necessary to respect the views of the lady teacher. अगर एक स्कूल में 30 टीचर्स है, 20 मेल है, तो क्या हम आइडेंटिफाई माइनॉरिटी. फीमेल टीचर्स और इन द माइनॉरिटी. जो फीमेल टीचर यहाँ पे है ए पार्ट में, जो फीमेल टीचर्स है वो कम है, वो माइनॉरिटी में है, तो इट इज़ नेसेसरी टू रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द लेडी टीचर. लेडी टीचर जो है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है. नंबर 2 इज़ इन ए सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट. एक सिटी में क्या है, 5% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, ओनली 5% है. तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिस्ट्स आर इन द माइनॉरिटी. बुद्धिस्ट जो है ये माइनॉरिटी में है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. बुद्धिस्ट्स आर इन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट है ये कम है, ओनली 5%. एवरी इंडिविजुअल हैज़ द, हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपना रिलीजन चॉइस करे, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. इन ए फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस. एक फैक्ट्री में क्या है, एक एम्प्लॉयज़ है 80% वहाँ पे वेजिटेरियन, वो ओनली वेजिटेरियन खाते हैं. तो नॉन वेजिटेरियंस और इन द माइनॉरिटी में, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन जो है वो माइनॉरिटी में है, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज. 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 40% जो है वो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, वो रॉयल फैमिली से है, वो अमीर घराने से हैं. तो हमें द अंडर प्रिविलेज्ड और इन माइनॉरिटी सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड. जो ये है, जो अंडर प्रिविलेज्ड और इनमें जो कम है, जो 40% जो है वो वेल बीइंग फैमिली से है, और जो 10% है मीन्स हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. तो द कॉलम ऑन द next is the column on the fifth is some of the key features of the Indian Constitution. Federalism, separation of powers, fundamental rights, parliament form of government. जैसे कि हमने पढ़ा फेडरलिज्म. Question number 5 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि फेडरलिज्म क्या है, जब एक कंट्री में एक से या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, हमने पढ़ा, उसी को फेडरलिज्म कहते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर by elected representatives, the constitution advocates separation of powers. Means separation of power क्यों है, distribution of powers क्यों है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए है
कोई कि मेजॉरिटी जो ग्रुप है, जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स guarantees the rights of individuals against the state as well as other individuals. fundamental rights guarantees the rights of individual against the state as well as other individual. fundamental rights जो है ये ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट as well as other individuals. Parliament form of government. Next is the constitution guarantees universal adult franchise for all citizens. Means जो constitution है ये guarantee adult franchise means everybody is equal before law. Everybody can vote above 18 years. जो 18 साल से बड़ा है वो वोट डाल सकता है. नेक्स्ट इज, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो लेसन है ये कंप्लीट हुई, तो आप ये नोट्स अपनी नोटबुक है लिखिए और लर्न करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.